गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने उच्चारण स्थानानी किए थे, उसके 5 तक किए थे अपन ने। अब इससे 5 के बाद में जो आगे आते हैं वो आज हम करेंगे। तो आज छठा है। कल हमने किए थे पहला अ को विसर्जन, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला अ को विसर्जन कंठ, इचु ईशाणाम तालुः, ऋतु रसाणाम मूर्धाः, ऋतु लसाणाम दंत्यः और उपपद नामीय नाम ओष्ठो। ये 5 प्रकार के किए थे अपन ने ओष्ठ तक। ठीक है, अब आगे आएंगे। अब छठे में आ रहा है अंग य अण नम। इसको हटा देते हैं एक बार। अंग्यण नम, अंग्यण नमा नाम, अंग्यण नमा नाम। ये हो जाएगा आपके नासिका स्थान। ठीक है, ये आपके सूत्र अंग्यण नम नमा नाम नासिका। अब इसको पढ़ने के लिए देखो, स्पष्ट वाचन करें। अंग्यण न मा, अंग्यण अंग्यण नमानाम, अंग्यण नमानाम, अंग्यण नमानाम, अंग्यण नमानाम, अंग्यण नमानाम। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं देखिए। एक तो आता है अंग य अण न म। ये 5 वर्ण आते हैं भाई। अंग य, अंग य अण न और म, ये 5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है। थोड़े बड़े लिखूं, लिख नहीं रहे, थोड़े बड़े लिख देता हूं। अंग य अण न म, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। ये जो है वर्ण, इनका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? नासिका। कौन सा होगा? नासिका, यानी नाक से। ये नाक से बोला जाएगा, ध्यान रखना। कहां से बोला जाएगा? नाक से बोला जाएगा। ये नाक से बोला जाएगा। ये जो 5 वर्ण है, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण। ये देखिए, ये किस वर्ग का है? ये क वर्ग का पंचम वर्ण है। ये च वर्ग का पंचम वर्ण है। ये ट वर्ग का पंचम वर्ण है। ये त वर्ग का पंचम वर्ण है। ये प वर्ग का पंचम वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण जो है, उनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका होगा। कौन सा होगा? नासिका। अब इसका सूत्र क्या कहता है? इसको सूत्र को कैसे बोलेंगे? इसको पढ़ा कैसे जाएगा? अंग्यण नमाना। देखो कहीं पर ये वाला जो है ये पहले लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या है, मैंने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिया यहाँ पर। तो मैंने अंग ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंग्यण। अब इसको बोलने का तरीका देखो, इन तीनों को पहले बोलो, फिर इसको बाद वाले को बोलो। अंग्यण अंग्यण नमानाम, अंग्यण नमानाम, अंग्यण नमानाम, अंग्यण नमानाम नासिका, अंग्यण नमानाम नासिका। ऐसे इसको बोलना है, पढ़ना है, उच्चारण करना है। 6 तक हो गए। अब 7वां है बेटा एक मिनट। 7वां बेटा एदयितो। एदयितो कंठ तालु, एदयितो कंठ तालु। अब इसको समझें। ए का मतलब ए का मतलब ए, और ये जो मात्रा आ रही आई की, वो ये दोनों ए और आई। तो इसमें कौन से होंगे? ए और आई। ए का मतलब क्या है? यहां ए का मतलब है ए की मात्रा, और आई का मतलब है आई की मात्रा। ये ध्यान रखें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखें हमेशा। जब कभी भी ये लिखा जाएगा, इसकी एक मात्रा होती है ऊपर। कितनी मात्रा होती है? ए की
एक मात्रा होती है, इसको ए उच्चारित किया जाएगा, ए की एक मात्रा होती है, ध्यान रखें। और जब ए के ऊपर एक और मात्रा आ जाती है तो उसको आई बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आई। और आई की दो मात्राएं होती है। आई की कितनी मात्राएं होती है? दो मात्राएं होती है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। सूत्र, वापिस सूत्र पे आइए एक बार। ए दई तो, अब आई की मात्रा लगी हुई है, ए दई तो, ए दई तो, ये सूत्र ये कहता है कि ये ए दई तो यानी ए और आई की जो मात्रा है, जो स्वर है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालु, यानी दो है, कंठ और तालु। कंठ और तालु दोनों से हवा जब घर्षण होकर के बाहर निकलती है तब जाकर के ये इनकी ध्वनियां बाहर आती है, ये हम बोल पाते हैं। हमेशा याद रखना, कंठ और तालु के घर्षण से, दोनों के घर्षण से ही ये वाले स्वर निकलते हैं, ये वाले उच्चारण बाहर आते हैं। इनका सूत्र हमेशा याद रखें। तो इस सूत्रों के आधार पर देखें, ए दई तो। अगला 8वां, ओ दऊ तो, ओ दऊ तो, सेम इसी तरह ओ दऊ तो का होता है कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य औदौतों के अंदर ओ और ये मात्रा, ये जो मात्रा है वो वाला औ की मात्रा, ये वाली मात्रा। तो इसके अंदर कौन कौन सा है देखो आप, ओ और दूसरा कौन सा आया? औ। कौन सा आया? औ। अब ओ की मात्रा क्या होती है? ये मात्रा होती है, और औ की ये मात्रा होती है। ओ और औ ये मात्रा, ठीक है। तो ये जो इसका जो उच्चारण है, ओ का और औ का उच्चारण कहां से होता है? कंठोष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ, होठ। जब भी ये बोलेंगे तो कंठ और होठ जो है, इनके स्पर्श से ही जब हवा बाहर निकलेगी तभी यह उच्चारण बाहर निकलेगा, यह उच्चारण होगा, ध्यान रखें। तो कंठोष्ठ्य उच्चारण स्थान के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? ओ और औ, ध्यान रखें। और कंठोष्ठ्य को याद करने का सूत्र क्या है? ओ दऊ तो, ओ दऊ तो का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। ओ दऊ तो, और औ, ये मात्रा है, ओ और औ। इधर ए दई तो, ए और आई, समझ में आया? ए दई तो कंठ तालु, ओ दऊ तो कंठोष्ठ्य, ठीक है। अब एक आ रहा है वकारस्य। वकारस्य, वकारस्य क्या होता है? दंतोष्ठ्य। वकारस्य के कौन सा होता है? दंतोष्ठ्य। अब वकारस्य में क्या आता है? व। क्या आता है? व आता है केवल। क्या आता है? व का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा होगा? दंतोष्ठ्य होगा। कौन सा होगा? दंतोष्ठ्य। किसका उच्चारण स्थान? व का उच्चारण स्थान। तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य का मतलब हुआ दंत और ओष्ठ्य, दांत और होठ, दांत और होठ। दांत और होठ जब जिह्वा अपने दंत से स्पर्श करेगी और जो हवा है उसके दांत और होठ से स्पर्श होकर के बाहर निकलेगी, तब जाकर के ये वाला उच्चारण होगा। कैसे? अब देखिए, एक और, जैसे होठ जो है, होठ जो हमारे वो दांत के टच होगा, हमारे दांत के टच होगा, तब जाकर के व निकलता है। तब वो बोले आप व, तो व जब बोल रहे हैं हम, तो ये होठ जो है वो हमारे दांत के टच होकर के फिर बोला जा रहा है। तो इसलिए व का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ्य। व का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ्य। और दंतोष्ठ्य का सूत्र क्या कहता है? सूत्र कौन सा है? वकारस्य। वकारस्य यानी व जो है उसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ्य। वकारस्य दंतोष्ठ्य, ध्यान रखें आप, ठीक है। अगला 10वां, जिह्वा मूलम। जिह्वा मूली यस्य। जिह्वा मूली यस्य। जिह्वा मूली यस्य क्या होता है? जिह्वा मूलम।
जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। अब ये क्या है, अपन ने एक उपपद मान्य किया था, एक याद हो तो, उसके अंदर अर्ध प और अर्ध फ आया था। जो पांचवा किया था ना अपन ने, उपपद मान्य नाम ओष्ठो, उसके अंदर अपन ने अर्ध प और अर्ध फ किया था। उसी तरह का ये है जिह्वा मूलीयस्य। जिह्वा मूलीयस्य जो है उसका उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम, जीभ का जो मूल अंत जो है वहां से ये उच्चारण होता है। अब इसमें कौन से आते हैं, अर्ध क, अर्ध ख, अर्ध क और अर्ध ख, ये आते हैं। और ये कहाँ काम आते हैं, ये वेदों में काम आते हैं। जो अलौकिक संस्कृत है उसके अंदर ये काम आते हैं। अलौकिक संस्कृत क्या होती है, अलौकिक संस्कृत जो होती है वो मंत्रोच्चार होते हैं। क्या होते हैं, मंत्रोच्चार। जहाँ मंत्रों को उसको पाठन किया जाता है, मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वो अलौकिक संस्कृत कहलाती है। और इसकी उसी के अंदर जो है उन वेदों के जो मंत्र होते हैं, जैसे अग्नि सूक्त है, पुरुष सूक्त है और इंद्र सूक्त है, तो इन सभी के अंदर विराट सूक्त है, उन सभी के अंदर इन ये जो चिन्ह है ना, इन चिन्हों, ये चिन्ह उसके अंदर जो मंत्र होते हैं उसके अंदर ये लिखे हुए आते हैं, इसके अंदर उकेरे हुए आते हैं, चिन्ह दिए हुए आते हैं। तो इन चिन्हों का उच्चारण भी होता है, अर्ध क और अर्ध ख के अनुसार उसका उच्चारण होता है। तो ये वेदों के मंत्रों में ही काम आते हैं। एक कौन सा था और दूसरा अपन अभी बोला था वो पांचवा वाला कौन सा था, उपपदन मान्य नाम ओष्ठो, उसके अंदर भी अर्ध प और अर्ध फ था। तो वो भी किसमें काम आते हैं, ये और वो दोनों मिलाकर, दोनों जो है वो उसमें वैदिक जो मंत्र है उसके अंदर काम आते हैं, वेदों के मंत्रों में काम आते हैं। ये अपने लौकिक संस्कृत में है नहीं भाई। वेदों के मंत्रों में काम आते हैं, ध्यान रखना हमेशा है। अब ऐसे 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 कई चिन्ह होते हैं भाई, ऐसे कई चिन्ह होते हैं। एक ये चिन्ह होता है, अब इसका उच्चारण होता है घूं। जब मंत्र पढ़ते हैं तब इसके अंदर घूं आता है? एक वो गणेश जी का मंत्र, उसके अंदर ये घूं, ये वाला जो चिन्ह आता है, जब ये चिन्ह आते हैं इसको घूं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घूं, घूं का उच्चारण किया जाता है। तो ऐसे कई ऐसे वैदिक संस्कृत के अंदर होते हैं, प्रतिमा, छंद, आछंदो हैं। एक जो शांति मंत्र है उसके अंदर भी आता है, ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गूं शांति अंतरिक्ष गूं, ये गूं ये होता है। तो ऐसे जो है ये वैदिक संस्कृत के अंदर जो है काम आते हैं, अलौकिक संस्कृत में काम आते हैं, अपने काम नहीं आते हैं। तो ये हमने पढ़े 10 प्रकार के, ठीक है, जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, है ना। तो इस प्रकार से अनुस्वारस्य, एक होता है अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य, अनुस्वार, ये इसमें भी नासिका, इसमें भी नासिका प्रयोग होता है। ये अनुस्वार होते हैं उसके अंदर। तो इस प्रकार से इनके उच्चारण स्थान है ये नाक से बोले जाते हैं, अंग गंग ओम गंग गणपते ओम गंग गण गंग। तो ये अनुस्वार जो नासिका से बोले जाते हैं, अनुस्वार से इनको कहा जाता। तो इस प्रकार से ये 11 प्रकार के मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं। ये उच्चारण स्थान, ये विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इनको अच्छे तरीके से इनको याद करना है और इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको वैसे बता दिया था कल, आज मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें। पहला जो था अकुह विसर्जनीय कंठ, इसको बोलेंगे ऐसे, अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ। इचु यशाणाम तालोः, इचु यशाणाम तालोः, ऋतु रसाणाम मूर्धाः, ऋतु रसाणाम मूर्धाः, ऋतु लसाणाम दन्त्याः, ऋतु लसाणाम दन्त्याः। फिर अंग्यण नम, अंग्यण नम, अंग्यण नम नासिका, अंग्यण नम नासिका, अंग्यण नम नासिका। उससे पहले एक और था वो उपपद मानीय नाम ओष्ठौ, उपपद मानीय नाम ओष्ठौ, उपपद मानीय नाम ओष्ठौ।
फिर ये आता है अंगणनमानाम नासिका, अंगणनमानाम नासिका। फिर आता एदैतो, एदैतो कंठतालु, एदैतो कंठतालु, एदैतो कंठतालु, एदैतो कंठतालु। फिर आता है ओदौतो कंठोष्ठ्य, ओदौतो कंठोष्ठ्य, ओदौतो कंठोष्ठ्य। फिर है वकारस्य दंतोष्ठ्य, वकारस्य दंतोष्ठ्य, वकारस्य दंतोष्ठ्य। फिर आता है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। देखिए ह के अंदर व आया, ध्यान रखना है ना, ह के अंदर व आया, यहां पे भी ह के अंदर व आया। जिह्वा, जिह्वा, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। तो जब स्पष्ट वाचन करेंगे तब हमारी वर्तनी जो है वो शुद्ध होगी, हमेशा ध्यान रखना, और शुद्धता होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। और अंत में आता है अनुस्वारस्य अनुस्वारः नासिका, अनुस्वारस्य अनुस्वारः नासिका। इस तरह से आपको इनका उच्चारण करते रहना है, उच्चारण करना है अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से। इसको एक बार लिखें, एक एक देखो, एकदम से आपको याद नहीं होगा, आपको एक एक वर्ण को ध्यान से लिखना है, एक एक वर्ण को ध्यान से लिखना है। कु ह, कु ह, अब इनको साथ में बोलना, अकु ह। फिर विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय। कंठ, कंठ, अकुह विसर्जनीय, कंठ। एक एक वर्ण को पहले आराम से लिखें, बोलते बोलते लिखें, बोल करके लिखें, उच्चारित करते हुए लिखें, उच्चारित करते हुए लिखें। तब एक एक वर्ण को उच्चारित करते हुए बोलते हुए लिखेंगे हम, तो हमें वो अच्छे से और जल्दी से याद हो जाएगा, और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, और वो कंठस्थ रहेगा, और वो कंठस्थ रहेगा। इसी तरह से इचु यशाणाम तालु, इचु, इचु यशाणाम, इचु यशाणाम, इचु यशानाम तालुहु, इचु यशानाम तालुहु, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालुहु, अकुह विसर्जनीय। ऐसे टुकड़े कर करके आप उसको जोड़ना है, बोलना है ना। तो ये क्या बेटा, ये जैसे हम गाने, जैसे गाने बनते हैं, तो जो गायक जो होता है उसको गाता है, तो देखो आप कहीं कौन सा वर्ड तोड़ रहा है, कौन सा वर्ड किसको साथ में लेकर के गा रहा है। तो ये वही तरीका है, सेम टू सेम तरीका है भाई, इसको उसी तरीके से याद करना, बस इसकी शैली अलग होती है, ठीक है। तो आपको अब मैंने आपको बता दिया कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसका उच्चारण करना है, और उच्चारण अच्छे से करना है, और उच्चारण के साथ साथ में इसको लिखते लिखते उच्चारण करना है और याद करना है। तो आपका होमवर्क क्या होगा, इसको लिखना है। अब आज का होमवर्क है आपका अच्छे से लिखना और लर्न करना है इसको। उच्चारण स्थानानि लिखें व याद करें। कंठस्थ, कंठस्थ याद करें, ध्यान रखें आप, ठीक है। अच्छे से याद करें आप। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कंठस्थ। अच्छे से इसको याद करना है, हर एक के अंदर कौन कौन सा वर्ण आ रहा है वो भी ध्यान रखें, ठीक है। ये आपको अपना होमवर्क करना है। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।